तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीना डायोड पढ़े थे। आज उसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक तुम्हें सर्किट दिया हुआ है और इसमें अप्लाइड वोल्टेज 120 वोल्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 5 किलो ओम का, और इधर तुमने जीना डायोड लगाया हुआ है। और ये रिवर्स बायस में दिख ही रहा होगा जीना डायोड। और इधर एक 10 किलो ओम, एक ये दिया हुआ है, और जीना डायोड के ऊपर 50 वोल्ट लिखा हुआ है। और तुमसे कहता है करंट थ्रू जीना डायोड कितनी होगी। अब तुम एक चीज देखो कि अगर जीना डायोड पे 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 50 वोल्ट है। या कह सकते हो ये पूरे पैरेलल सर्किट में ही 50 वोल्ट है। क्यों टीएम? यस सर। ये हो गया। तो इसका मतलब 120 में से फिर इसके लिए 70 वोल्ट रह गया ना। क्यों? जी सर। नहीं बता, ये रह गया 70 वोल्ट। क्यों? ये हो गया। अब मान ले ये वाली करंट I1 है और ये वाली करंट I2 है। तो जरा देखना करंट थ्रू जीना डायोड I1 माइनस I2 नहीं हो जाएगी? क्यों? ये। यस सर। और I1 कितनी हो गई जरा देख। I1 हो गई 70 वोल्ट अपॉन 5 किलो ओम, माइनस I2 कितनी हो गई देख, 50 वोल्ट अपॉन 10 किलो ओम। ये आ गया ना। और एक बच्चों वाली बात यह है कि वोल्ट अपॉन ओम ये एम्पियर। एम्पियर बनता, लेकिन नीचे किलो है तो वो मिली हो जाएगा फिर जो है। समझ गए ना, किलो नीचे है ना तो अल्टीमेटली मिली आ जाएगा ना। फिर वो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बता जो है, ये आंसर मिली एम्पियर में आ जाएगा ना। यस सर। ये कह ले जो है, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो मेरे ख्याल से 9 मिली एम्पियर आ जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे जीना डायोड के ऊपर तुम्हें वोल्टेज तो दिखा रखा था, लेकिन जीना डायोड का रेजिस्टेंस कितना वो नहीं मालूम ना तुम्हें। भाई मैंने ये कहा था कि रिवर्स बायस में तो चलो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया जब वो एवलांच ब्रेकडाउन से नीचे है। क्यों? एवलांच ब्रेकडाउन से नीचे है तो इनफाइनाइट हो गया करीब करीब। और यस सर। जब वो एवलांच ब्रेकडाउन को क्रॉस करेगा तो मैंने ये बताया था कि एकदम से क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। लेकिन कितना हुआ, अल्टीमेटली कितना हुआ वो थोड़ी पता है तुम्हें जो है। तो इसलिए मैंने जीना डायोड से डायरेक्ट करंट नहीं निकाली ना। अदरवाइज तो मैं सीधे सीधे क्या करता बता जो है, 50 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस थ्रू जीना डायोड कर देता। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बता जो है। अगर यस मुझे सर। जीना डायोड का रेजिस्टेंस पता होता तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता बता जो है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन उसका कितना रेजिस्टेंस है वो कर देता, तो वहां से पता चल जाता। तो इसको इनडायरेक्टली फाइंड किया जाता है और ज्यादातर क्वेश्चंस बस इसी टाइप के आते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूँ, देख लो।
बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 9 वोल्ट दिया हुआ है, ये 200 ओम है, इधर जीनो डायोड आ गया, और तेरे को दिख रहा होगा जीनो डायोड रिवर्स बायस में लगा रखा है मैंने, और इधर एक रेजिस्टेंस खोल दिया हुआ है, ये 800 ओम आ गया, और ये 200 ओम है, ये हो गया। तो बस तुमसे ये कहता है कि रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये 5.6 वोल्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया बस हो गया, ठीक है। 5.6 वोल्ट ये दिया हुआ है। अगेन तुमसे वही करंट थ्रू जीना डायोड पूछा हुआ है, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इसका मतलब इसको तुम पूरे का पूरा अब 5.6 वोल्ट ही ले लेना बस हो गया, जब कुछ और नहीं दिया हुआ तो इसको फिर 5.6 वोल्ट ही लेना। ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वही लिए हैं मैंने, ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन से पूछे में वही लिए हैं। तो 5.6 वोल्ट इसको ले लेना, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना हो गया, ये हो गया 9 - 5.6, क्यों 3.4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट। बाकी कंसेप्ट सेम है बस हो गया कि ये I1 है, ये I2 है, इसका मतलब करंट थ्रू जीना डायोड, ये I1 - I2 हो जाएगा, और I1 हो जाएगा 3.4/200 -5.6/800। लेकिन आपके आंसर एम्पियर में ही आएगा, हाँ सीधे, वो मिली एम्पियर वगैरह में नहीं आएगा, ये कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर सर। ठीक है ना। एक थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, जो थोड़े बहुत उन्होंने चेंज करके वो बता दे रहा हूँ तेरे को। थोड़ा सा ऐसे चेंज किया इन्होंने, तो वी भी लिखा हुआ है, ये आर है, इधर लोड रेजिस्टेंस है। अब तुमसे कहता है आर की वैल्यू तो दे रखी है 1 किलो ओम, और आर एल दे रखा है 4 किलो ओम, और रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ये दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब तुमसे कहता है कि जो वी बी है, इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, मैंने ये भी तो बताया था कि फ्लक्चुएशंस जहाँ पे वोल्टेज में ज्यादा होते हैं वहां पे हम जीना डायोड यूज करते हैं। तो ये 8 वोल्ट से 16 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है, इसके बीच में वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएशंस इसके बीच में वेरी कर रहे हैं। तो तुमसे कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट थ्रू जीना डायोड कितनी होगी।
अच्छा, उससे पहले ना एक चीज देख के, जो ये 8 वोल्ट और 16 वोल्ट मैंने दिया हुआ है, ये रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज उससे ज्यादा है? नहीं है, बता जो है 8 वोल्ट और 16 वोल्ट की जो रेंज है, वो अल्टीमेटली इससे ज्यादा है 6 वोल्ट से बेटा। ये ध्यान रखना, 6 वोल्ट से ज्यादा है। तो इसका मतलब वो ब्रेकडाउन तो होगा, एवलांच ब्रेकडाउन तो होगा। अब तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम करंट निकालनी है। तो मिनिमम के लिए तुम सबसे पहले इसको 8 वोल्ट ले लो, बस हो गया। मिनिमम करंट अगर निकालनी है तो तुम इसको 8 वोल्ट ले लो, और इधर तुम्हें 6 वोल्ट रखना ही रखना है। तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आ जाएगा। बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। और अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट निकालनी है, अब के तुम 16 वोल्ट ले लेना। यहाँ पे तुमने 16 वोल्ट ले लिया, उसमें से 6 वोल्ट तो यहाँ चला गया, तो इसको मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया। बस हो गया। यहाँ से करंट निकाल देना। जैसे मुझे मैक्सिमम करंट अगर निकालनी है, तो जो हम कर रहे थे, I1 - I2 कर रहे थे। I1 हो जाएगी 10/2 माइनस, सॉरी, 10 रेजिस्टेंस कितना था, 1 था ना। 10/1 माइनस 6/4। लेकिन ये आंसर मिली एम्पियर में आएगा, क्यों? ये आर है, हाँ ध्यान रखना। और ये RL है, ये कर। और इसी टाइप से अगर आपको मिनिमम करंट निकालनी होती, तो मिनिमम करंट हो जाती 2/1 माइनस 6/4। ये भी आ जाती मिली एम्पियर। ये कर। अच्छा, यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जो मेरे को अभी मिले नहीं। मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ क्या है, सुनो। वो तुम्हें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। कि वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड, ये लेस देन रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। तो उस केस में जरा बताना, करंट थ्रू जीना डायोड कितनी होगी? TM, बता बेटा। कि अगर वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड मान ले लेस देन रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो करंट थ्रू जीना डायोड कितनी होगी? ये जीरो आएगी ना फिर, क्योंकि उस केस में जो जीना डायोड का रेजिस्टेंस होगा, वो इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, बता जो है। तो उस केस में जो यस। रेजिस्ट, समझ गया ना? ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं पाया। कि अगर जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो तेरे को लग रहा है कि रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर कम है, और वहां पे अगर करंट तुमसे पूछ रहा है जीना डायोड से, तो फिर जो हमने पहले क्वेश्चंस किए उस टाइप से मत करना उसको, जो है। उस केस में जो करंट थ्रू जीना डायोड आएगी वो जीरो आएगी। एक ऑप्शन जीरो भी दिया होगा, सारे ऑप्शंस में जीरो भी दिया होगा तेरे को ज्यादातर केसेस में। तो वो तेरे को चेक करना है कि उसको क्रॉस किया या नहीं किया। ठीक। ये तो हमारे हो गए यस। जीने डायोड के पूरे हो गए। अब एक चीज तेरे को थोड़ा सा रह गई थी कि ना, जैसे सेमी कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है, वो थोड़ा और बताता हूँ।
करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। मैंने एक कहा था ना, इसमें दोनों की वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। जबकि कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और एक चीज मैंने और बताई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स। ठीक। तो दो फिगर बनाऊंगा, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये कोई सेमीकंडक्टर है, ये डायोड नहीं है, बस सेमीकंडक्टर में समझा रहा हूँ। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर फिर इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। और एक्सट्रिंसिक में फर्दर फिर आपको दो टाइप के मिल जाएंगे, पी टाइप और एन टाइप। तो इसमें क्या था, देख जैसे बॉन्ड बने हुए थे ना, ये मान लो जर्मेनियम का ले लेता हूँ। इसके अंदर ऐसे बॉन्ड बने थे, और टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड्स टूट भी गए थे। ऐसे कुछ बॉन्ड बने थे। ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगाई। एक तरीके से मैंने इधर हायर और इधर लोअर रखा। तो इसके अंदर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हाँ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे भी इधर को फोर्स लगा हुआ है। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जिस पे बनाए हुए हैं, इनमें भी तो फोर्स लगा हुआ है इधर को। ऐसा थोड़ी कि उनमें नहीं लगा हुआ है। यस सर। पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि फ्री क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगा हुआ है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनमें भी तो फोर्स लगा हुआ है लेफ्ट साइड में। ठीक। अब क्या है, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये वाला जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये इजीली मूव कर जाएगा, पता। ये बताइए इजीली मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। क्लियर सर। तो इसको मैंने कह दिया कि ये हो गई करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन, कह दिया। हाँ, मैंने ध्यान से देखना, ये हो गया करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दूसरा केस देखते हैं, देख। एक बात बता कि तूने ना एक वो म्यूजिकल चेयर टाइप का एक वो देखा होगा, म्यूजिकल चेयर के लिए। अब उसमें क्या होता है ना, कई सारी चेयर्स रखी रहती हैं। तो पता लगा एक बंदा एक चेयर से दूसरे में जंप किया, तो वहां पे चेयर खाली हो जाती है। इस टाइप का एक गेम होता था, याद है। कई सारी चेयर्स रखी हुई हैं बेटा जो है, कई सारी चेयर्स रखी हुई हैं। ठीक। उसमें क्या होता है कि लोग दौड़ते रहते हैं, पता लगा एक चेयर उसमें खाली रहती है, कुछ ऐसा होता है, एक चेयर खाली रहती है। तो एक आदमी क्या हुआ, पता लगा एक से दूसरे में चला गया, तो वहां पे चेयर खाली हो जाती है ना। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ये है ना, देख इधर देख, ऐसे होता था ना, कुछ ऐसे होता था वो गेम। एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये है, इसमें से एक चेयर खाली रहती थी, बाकी सब बैठे हुए हैं, एक पता लगा खाली है। तो अब ये बता कि जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ फिर चेयर खाली नहीं हो जाएगी, बता। इधर चेयर खाली हो जाएगी ना। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें इधर को फोर्स लगा हुआ है। पता लगा ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि इस होल पे आ गया, इससे कंबाइन हो गया। तो अब जरा बता, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया।
यस सर। अब समझ में आ गया बेटा? ये बता, जो है यहाँ पे होल क्रिएट हो गया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लेफ्ट साइड में ही मूव किया है। अगर तू देखेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट हैंड साइड में ही मूव किया है, लेकिन जो होल है ये राइट हैंड साइड में मूव कर गया कि नहीं कर गया बता? बिल्कुल सर। तो इसको जो मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हो रहा है ये करंट थ्रू होल हो रहा है, ऐसे कह देता हूं। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हो रहा है। जो देखा जाए तो ये भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही आ रही है करंट। लेकिन ये बता, ये वाला जो है थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं, ये बता, एज कंपेयर टू अब। ये थोड़ा मोशन डिफिकल्ट है ना, यस सर। एज कंपेयर टू अब। इसीलिए हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो ज्यादा है। जो है, समझ गए ना? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कहते हैं। और फिर लास्ट में हम क्या कह देते हैं कि जो करंट थ्रू सेमीकंडक्टर है, ये इक्वल है करंट थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट थ्रू होल, ये कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। वो सोचते हैं यार ये तो, ये दो दो करंट मिल रही है हमें, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन से मिल रही है, एक होल से मिल रही है, तो इसका मतलब इसमें करंट ज्यादा होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, देखा जाए तो ये भी वाला जो, ये जो करंट थ्रू होल है, ये भी एक्चुअल में करंट क्या है बता, जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू है, ये भी ध्यान रखना बेटा। जो है इट इज ऑल्सो करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे। जो है और ये करंट किन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। समझ में आया या नहीं आया बेटा बता? जो है कि जब यस सर। तुमने एक बैटरी कनेक्ट की तो तुम्हें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी, और जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली मूव कर गए लेफ्ट साइड में। अच्छा, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जंप किए तो उन्होंने किसी होल को फिल कर दिया, होल पे चले गए वो, और होल हमारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप से मूवमेंट चल रहा है, ये कह लेते। तो एक तो फिगर मैंने ये बना दी। अब इसी को मैं बिना जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड दिखाए दूसरे तरीके से दिखाता हूँ कि क्या हुआ, देखो। अब तुम ये मान लो कि इसमें जैसे मान लो होल्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और ये मैंने बैटरी कनेक्ट की। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगा और होल्स पे इधर लगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना, जैसे मैं होल्स पे राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूँ मूवमेंट, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्या हो रहा है बेटा, जो है जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो इधर को आ रहे हैं ना लेफ्ट साइड में। हम लेकिन दिखा ऐसे देते हैं, ये कह ले जो है इस टाइप से दिखा देते हैं। तो अब हुआ क्या देख। अच्छा, ये जो वायर है ये तो कंडक्टर है ना, ये थोड़ी सेमी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है।
अब मान लो 5 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहाँ पहुंच गए। हाँ, सपोज करो करते करते 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक तरीके से 5 होल्स यहाँ पहुंच गए। नहीं है, एक तरीके से ये भी होगा ना, होल्स भी तो यहाँ पहुंच रहे हैं। अब देख, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये इधर मूव कर गए। और यहाँ 5 होल बाहर आ ही रहे थे, ये अंदर जाके इन्होंने इसको फिल कर दिया। अब बता, इसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा कि नहीं रहा, बता जो। एक बार देख ले, अच्छी तरीके से समझ ले। 5 इलेक्ट्रॉन मान ले बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे पहुंच गए, वो बाहर निकल गए। अच्छा, एक चीज और भी है ना, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे 5 होल क्रिएट भी तो हो जाएंगे। ये बता, 5 न्यू होल्स क्रिएटेड। एक बार दोबारा देख, 5 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लेफ्ट साइड में पहुंचे, और वो जैसे ही बाहर के कंडक्टर में गए तो लेफ्ट साइड में 5 न्यू होल्स क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए, बता। टीएम, 5 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लेफ्ट साइड में गए और वो जैसे ही कंडक्टिंग वायर में बाहर निकले तो वहां पे 5 न्यू होल्स क्रिएट हो गए। अब तू इधर राइट साइड में आ जा, 5 होल्स वहां पे पहुंच गए थे, और 5 इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर से आ रहे थे उस साइड में, उन्होंने उन होल्स को फिल कर दिया। तो लेफ्ट साइड में 5 नए होल क्रिएट हो रहे हैं, और राइट साइड में 5 होल्स डिसअपियर हो जा रहे हैं। तो उसके अंदर ये बता कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि पता लगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम हो गए, होल्स कम हो गए सेमीकंडक्टर के अंदर, ये कह ले जो है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है जो है, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, क्यों। और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, दिख रहा होगा तेरे को, ये हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है समझने के लिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर किस टाइप से करंट का फ्लो होता है। अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में पहली बात तो ना, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है NPN, और एक होता है PNP। अच्छा, उससे पहले एक बात बता कि जैसे जो डायोड था ना, इसमें 2 टर्मिनल होते थे ना। तू कहेगा 2 टर्मिनल्स कौन से, जैसे यहाँ पे ये होता था देख, ये मान ले P है, ये N है, तो यहाँ पे ना वायर निकले रहेंगे ऐसे, ये इस टाइप से, ये 2 टर्मिनल हो गए। इसका ये मतलब हुआ जो डायोड का मतलब। अब तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कह लीजिए। समझ में आ गया ना, उसके क्या होगा, एक पी से वायर निकला होगा, एक एन से वायर निकला होगा, तो उसमें 2 टर्मिनल्स हो गए। तो इसी टाइप से ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल हो जाएंगे फिर, ट्रांजिस्टर में 3 हो जाएंगे, बस हो गया। 3 टर्मिनल्स।
तभी मैंने पीएनपी और एनपीएन कहा। लेकिन उसमें से ये बता कि कौन सा ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए, पीएनपी या फिर एनपीएन, बता कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा लॉजिक से बता कि कौन सा ज्यादा बेटर होना चाहिए, बता जो है एनपीएन या पीएनपी में से कौन सा ज्यादा बेटर होना चाहिए। सर एनपीएन। हाँ एग्जैक्टली, क्यों बता। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी ना। एनपीएन में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, तो ये देखना इसमें और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे ना। नहीं है, जी सर। ये हो गए, और इनकी मोबिलिटी हाई होती है, बस हो गया। ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे तीन टर्मिनल थे, एक टर्मिनल को हम कहते हैं एमीटर, आगे से मैं इसको ई से दिखाऊंगा। उसके बाद होता है बेस, बी, और एक होता है कलेक्टर, इसको दिखाऊंगा सी से। तो जैसे ये हो गया देख। अच्छा, इसमें बेस बहुत छोटा होता है, मतलब उसकी थिकनेस बहुत कम रखी जाती है। जैसे ये हो गया, ये मान ले है पी एन पी। तो इसमें मैंने कहा था ना तीन टर्मिनल निकले होंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे निकला होगा। ये हो गया, बस हो गया, ये तीन टर्मिनल हो गए। और इसी टाइप से ये एन आ गया, ये पी आ गया, ये एन आ गया, और इसमें भी मैंने तुमसे कहा तीन टर्मिनल निकले होंगे, ये हो गए। और इसको हमने कह दिया एमीटर, इसको बेस, और इसको कलेक्टर, ठीक है। एमीटर, बेस और कलेक्टर, सिक्स पॉइंट। इसमें से जो एमीटर और बेस होता है, इसको ना हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ये बाद में तुम्हें पता चलेगा। इसको रखा जाता है फॉरवर्ड बायस में। और जो बेस कलेक्टर होता है, इसको रखा जाता है रिवर्स बायस में। ये भी हो गया। अब चलते हैं सिंबल। उसका सिंबल ना कुछ इस टाइप से होता है, देखो। अब ये तीन टर्मिनल ऐसे हो गए, जैसे ये हो गया। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये हो गया। लेकिन ये भी तो दो टाइप के होंगे ना फिर, पीएनपी या एनपीएन, क्यों, ये भी फर्दर दो टाइप के होंगे। तो इसमें यस क्या सर। होगा देख, इसमें पता लगा मैं पीएनपी लिख रहा हूँ, हाँ, पहले इसको मैं लिख रहा हूँ पी एन पी। अब एक चीज देखना तू, जो है ना इसमें जो है एमीटर और बेस, ध्यान से देखना बेटा, जो है एक एरो लगाओगे तुम, और वो बिटवीन आएगा एमीटर एंड बेस।
और वो लगाना P2N लगाना। तो जैसे ये हो गया, अभी बताता हूँ इस एरो का क्या मतलब है जो है। इस एरो का मतलब ये है कि ये बेसिकली ना एमीटर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये हो गया आई ई, ये हो गया फिर आई बी, और फिर इधर आ गया आई सी। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? एक बार दोबारा देख ले। ये हो गया पी एन पी, और ये हो गया एमीटर, बेस और कलेक्टर। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें एक एरो लगाना है, और वो एमीटर और बेस के बीच में लगाना है, और पी से एन की तरफ लगाना है। तो ये ऐसे एरो दिखाओगे तो बस ये है, ये तुम्हारा सिंबल बन गया पीएनपी का। बताइए समझ में आया कि नहीं आया बता? यस सर। ये हो गया। और अगर मान ले मैं उल्टा करता, बताना। हाँ देख, मान ले मैं लिखता, मैंने पीएनपी लिया था, अब मैं लिख रहा हूँ एन पी और एन लिख रहा हूँ, और मैं मान ले ये एरो दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब फिर ये एमीटर बनेगा इधर, ये बेस बनेगा, और ये कलेक्टर बनेगा। वो तो समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें जो एरो दिखाना है वो बेस और एमीटर के बीच में दिखाना है, और पी से एन की तरफ बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने तुमसे कहा कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई ई वो कितनी होगी, ये आई ई होगी, तो ये आ गया आई बी, और ये आ गया आई सी। समझ में आ गया टीएम? ये क्लियर है बेटा? और क्लियर सर। क्लियर है ना? तो बिल्कुल। और एक पॉइंट और इसमें, सेवन पॉइंट, कि फिगर से ही तेरे को दिख रहा होगा कि जो आई ई होगा, ये आई बी प्लस आई सी होगा। क्यों? और जैसे मान लो ये वाली करंट 100 है, 100% है मान लो, हाँ, तो ये वाली जो करंट होती है ना काफ़ी छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2% मान लो, ये काफ़ी छोटी करंट होती है। तो फिर ये बाकी 98% यहाँ आ गई, फिर ये हो गई बस। फिर से एक बार फाइनली देख ले क्या है, देख, ये तीन टर्मिनल निकल गए। और अगर मैं इसको पी एन पी कहता हूँ, और एक एरो मैंने यहाँ पे दिखा रखा मान है, तो इसका मतलब ये बेस है, फिर ये एमीटर है, और ये कलेक्टर है। और ये जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब इसमें से आई ई बाहर जा रही है, इसका ये मतलब हुआ। और तो आई बी इधर आ रही होगी, और आई सी इधर आ रही होगी, ये इसका मतलब है। और इसी टाइप से मान ले दूसरा बनाया हुआ है, मान ले मैंने एन पी एन लिया है, वो उल्टा कर दिया ना मैंने थोड़ा, वो उल्टा कर दिया ना, एन से पी की तरफ दिखा दिया ना। तो मैं उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने एन से पी की तरफ दिखा दिया ना बेटा उसको।
ये होगा एन पी एन होगा। अब ठीक है। और अब मैं दिखा रहा हूँ, मान ले पी एन पी। तो फिर मैं इस टाइप से कुछ एरो दिखाऊंगा। ये है, पी से एन की तरफ हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे बन गया एमीटर, और यहाँ पे बन गया बेस, और यहाँ पे बन गया कलेक्टर। ये हो गया। और इस एरो का मतलब मैंने बताया था कि इस एरो का मतलब ये है कि इधर से आई ई करंट आ रही है, और फिर इधर को आई बी करंट जा रही है, और इधर को आई सी करंट बाहर निकल रही है। ये है फिर। बाकी चल फिर नेक्स्ट टर्न में करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। इसकी वर्किंग वगैरह करते हैं नेक्स्ट टर्न में।